स्ट्रेटजी एंड सोर्सेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि लोक प्रशासन विषय को पढ़ने के लिए एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम किस स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ेंगे। आपको लोक प्रशासन पढ़ते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या सोर्स हो सकते हैं लोक प्रशासन विषय की पढ़ाई के लिए। वैसे तो जो हम आपको नोट्स देंगे वो अपने आप में कंप्लीट एंड मोर देन सफिशिएंट होगा, तो उस नोट्स के अलावा आपको और बहुत कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी देश की, राज्य की सबसे कठिन और सम्मानित परीक्षाओं में से एक है सिविल सेवा परीक्षा, तो इसलिए अपेक्षा की जाती है कि आप अपने से भी कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं, अगर उनकी पढ़ाई करें नोट्स के साथ साथ तो अच्छा होगा। हाँ, लेकिन हम अपना काम अपनी तरफ से पूरा करते हैं, तो इसलिए नोट्स उतना पर्याप्त, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है कि आपका सारा काम उस नोट्स से हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा नोट्स देने के अलावा 3 मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें पूरे महीने के जो भी करेंट डेवलपमेंट हैं, न केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए बल्कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इन सबसे जुड़े हुए भी जो करेंट डेवलपमेंट है पूरे महीने के, वो हम एक जगह आपको कंपाइल और कलेक्ट करके मैगजीन फॉर्म में वो भी दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो अपनी तरफ से हम अपना काम वो सारा आपके साथ कर रहे हैं और करेंगे जितनी आपको जरूरत है लोक प्रशासन में अच्छे अंक लाने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली परीक्षा आपको देना है, परीक्षा हमें नहीं देना है। हम तो केवल आपको मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, लड़ने के लिए जो अस्त्र शस्त्र चाहिए है वो दे देंगे, लेकिन युद्ध भूमि में जाके लड़ेंगे तो आप ही। अब अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, साहस नहीं होगा, तो खूब हम आपको यहां से तैयार करके साजो सामान अस्त्र शस्त्र के साथ भेजें, लेकिन अगर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, साहस नहीं है, तो युद्ध भूमि में क्या करेंगे। यहां कॉन्फिडेंस और साहस का मतलब कि भाई अगर अब आप ही नहीं पढ़े तो भाई हम तो 1.5 घंटा 1 घंटे के लिए मिलेंगे आपसे 5 दिन, बाकी तो हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में पर डे 24 घंटा है, 5 दिन हम आपसे 1.5 घंटा भी मिले तो 7 साढ़े 7 घंटा मिल रहे हैं। बाकी टाइम आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। हमारा काम तो बस एक सही रास्ता दिखाना है, चलना नहीं चलना वो फिर अब आपकी मर्जी होती है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को पढ़ने की एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए। कुछ पॉइंट यहां लिखे हैं मैंने, ध्यान रखें इन बातों को आप लोक प्रशासन पढ़ते समय। और केवल लोक प्रशासन नहीं, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जीएस में भी उतने ही मददगार होंगे। कुछ ऐसी यूनिवर्सल बातें हैं कि वो चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें, चाहे जीएस पढ़ें, और या इनफैक्ट कोई और ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं, आप तो पबेड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और अगर देखे इस क्लास को कोई और ऑप्शनल, तो उसके लिए भी उतनी ही जरूरी बातें। तो सबसे पहली बात लिखी है कवर कंप्लीट सिलेबस, नो सिलेक्टिव स्टडी। एक सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि कंप्लीट ऑल सिलेबस या कवर कंप्लीट सिलेबस, नो सिलेक्टिव स्टडी। हमेशा से मेरा मानना है कि सिलेबस डिसाइड करने का काम आयोगों का, कमीशंस का है, तो वो उन्हें करने दिया जाए। आपका हमारा काम वो जो डिफाइन सिलेबस है उसको
ईमानदारी से अच्छे तरीके से तैयार करना है, हम अपना काम करें। तो हमेशा हर जगह हर आदमी अगर अपना काम ईमानदारी से कर ले तो दुनिया में बहुत सारे वाद विवाद लड़ाई झगड़े हों ही नहीं। समस्या तभी आती है जब हम अपना छोड़ के दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करने की, अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज्यादा कई बार होशियार चंद समझने लगते हैं। यहां भी करते हैं बहुत सारे लोग, ज्यादातर तो ऐसे ही करते हैं। सर गैस कर दीजिए, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, सर 40% सिलेबस पढ़ लें तो काम नहीं हो जाएगा, 30% पढ़ लें तो काम नहीं हो जाएगा। तो आप ही सारे चतुर और होशियार हैं, जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो तो बेवकूफ हैं। वो झूठे, उन्होंने ये सिलेबस डिसाइड किया है, वो 30% ही नहीं कर देते। सिलेबस 30 होता तो फिर उसमें कहते कि इसमें अब 10% पढ़ लें तो काम हो जाएगा। तो बिना ही पढ़े बन जाए डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, तो इससे बड़ा काम तो फिर क्या नहीं हो जाएगा। तो कल के दिन ये भी कह दें कि सर बिना ही पढ़े हो जाए सिलेक्शन तो कितना अच्छा है। तो काम चोरी, मक्कारी, ये सब शब्द डिक्शनरी में ना हो अगर सिविल सर्विस की आप ईमानदारी से तैयारी करने जा रहे हैं और वास्तव में सफल होना चाहते हैं। सिलेबस डिसाइड करने का काम यूपीएससी या स्टेट पीएससी का है, वो उसे करने दें। उसने जो सिलेबस डिसाइड किया है, आपका काम है चुपचाप ईमानदारी से उस सिलेबस की तैयारी करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% आप कवर करें सिलेबस को, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा या कोई भी अदर एग्जाम हो, वो पवेड हो, वो जीएस हो, वो आप कोई और ऑप्शनल हो। स्मार्टनेस अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस बुरा होता है। और ये ओवर स्मार्टनेस ही तो है कि आप दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे हैं। जो सिलेबस है उसका 30 पढ़ लें कि 40 पढ़ लें कि कभी भी आप सिलेक्टिव स्टडी से बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब किस्मत ही अगर भगवान ने वैसी लिख के भेजी है कि सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो अलग बात है। अदरवाइज एक सामान्य आदमी की बात करें, मैं तो यही मान रहा हूं कि आप और हम सामान्य आदमी ही हैं। तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ईमानदारी से, तभी जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो 100% सिलेबस कवर करना है आपको। वो प्री हो, वो मेंस हो, वो इंटरव्यू हो, वो ऑप्शनल हो, वो जीएस हो, हर जगह मैं ये सलाह देता हूं। कल देखे मैंने एक अमर उजाला, कल ही ऑल एडिशंस में एक आर्टिकल जो मेरा पब्लिश हुआ तो भेजा था मैंने आपको। और देखिए उसमें भी सबसे पहली बात मैंने यही लिखी है, 10 अक्टूबर को जो यूपीएससी का प्री दे रहे हैं या 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्री दे रहे हैं, तो सबसे पहला सुझाव यही लिखा है कि कोशिश करें कि पूरा सिलेबस कवर करके जाएं। यहां ज्यादा होशियार चंद बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो 30% 40% आप सिलेबस पढ़ेंगे प्रश्न वहीं से आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आएगा प्रश्न तो उसी तरीके से आएगा जैसा आप पढ़ के गए हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आप जहां सोचना बंद करेंगे एग्जामिनर उसके आगे सोचना शुरू करेगा। तो पहली बात तो इसी की गारंटी नहीं कि जितना आपने पढ़ा उसमें से प्रश्न आ जाएगा अगर पूरा नहीं पढ़ा तो। दूसरी बात, प्रश्न आ भी जाएगा तो उसी तरह से आएगा जैसा आपने पढ़ा, इसकी भी गारंटी नहीं है। प्री में तो और नहीं होती है, मेंस में तो फिर भी है। और इसके बाद भी उसी तरह से आ जाए प्रश्न, तब भी आप उस क्वालिटी का आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो बाकी 60% आपने छोड़ा है तो आपकी समझ तो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। आपके आंसर में वो डेप्थ नहीं होगी जो कि हम देख रहे हैं कि मेंस की परीक्षा में जिस डेप्थ की जरूरत है, जो अपेक्षा की जा रही है आपसे। हम आपको एफडब्ल्यू टेलर ना पढ़ाएं, एल्टन में वो पढ़ा दें कि इस बार के लिए वही महत्वपूर्ण है, आएगा, हो सकता आ भी जाए, लेकिन फिर भी अगर आपने टेलर नहीं पढ़ा कभी भी आप मेयो का आंसर अच्छा नहीं लिख पाएंगे। इसी बार 66 बीपीएससी में मैंने गैस किया, बड़े बुझे मन से गैस की, चलो भाई अब जब आप लोगों की डिमांड बढ़ जाती है तो भाई फिर कई बार अब जब बच्चे जिद करने लगते हैं तो माँ बाप को ना चाहते हुए कई बार उनकी मांगे माननी पड़ती हैं।
कर दिया गैस हमने 30-40% सिलेबस, उसके बाद भी लास्ट डे तक हिदायत यही दी कि कोशिश करें कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाएं। उस 30-40% में ही सारे क्वेश्चन फंस गए, अच्छी बात है, बोनस हो गया। लेकिन अगर आप बाकी 60% नहीं पढ़ के गए हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी मुझे तो डाउट है कि उतनी अच्छी होगी, क्योंकि टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये आपकी भी समझ की बात है कि आप कैसे लिंक कर पा रहे हैं एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका नॉलेज का दायरा व्यापक नहीं होगा, और उसके लिए पूरे सिलेबस की तैयारी जरूरी होगी। पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसी से जुड़ी बातें हैं कि वो थ्योरी एंड अप्लाइड सेक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पाएंगे कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें थ्योरी ज्यादा है, जो सेकंड पेपर है वो एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा है। फर्स्ट पेपर का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या फर्स्ट पार्ट, बिहार में एक ही पेपर है तो दो पार्ट हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या प्रशासनिक सिद्धांत, जैसा नाम ही हम सिद्धांत ज्यादा पढ़ते हैं। और सेकंड पेपर या सेकंड पार्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन, इसमें हम उन सिद्धांतों को भारत में कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो व्यवहार ज्यादा पढ़ते हैं। तो हमें दोनों सेक्शन पे पर्याप्त ध्यान देना है, वो चाहे थ्योरी हो चाहे एप्लीकेशन पार्ट हो। हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं। दोनों को आपको इक्वल वेटेज देते हुए दोनों को बेहतर ढंग से तैयार करना है। थ्योरी भी एप्लीकेशन भी। आपका आंसर केवल थ्योरेटिकल होगा तब भी नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। बिना थ्योरी के आप केवल उदाहरण ही लिख देंगे सारा एप्लीकेशन, तब भी नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। जरूरत होगी कि थ्योरी और अप्लाइड पोर्शन दोनों के बीच में बेहतर तालमेल हो। उसी बात को दूसरे शब्दों में हमने अलग पॉइंट में लिख दिया कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर, तो थ्योरी और अप्लाइड सेक्शन, या उसी को एक तरह से दूसरे शब्दों में कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर, दोनों पे पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है। फर्स्ट पेपर को सेकेंड पेपर से जोड़ना होता है, सेकेंड पेपर को फर्स्ट पेपर से, या फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड पेपर में हम पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण पंचायती राज नियोजन। अब जब तक हम विकास प्रशासन और ग्रामीण विकास और पंचायती राज का आपस में रिलेशन नहीं दिखाएंगे, नंबर ना हमें विकास प्रशासन में अच्छे मिलेंगे और ना नंबर हमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज में अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं भर्ती या रिक्रूटमेंट, सेकंड में पढ़ रहे हैं भारत में भर्ती या रिक्रूटमेंट इन इंडिया। अब अगर हम दोनों को आपस में जोड़ ही नहीं पा रहे, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर में वो डेप्थ, वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं होगी जिसकी एग्जाम में हमसे अपेक्षा की जा रही है। तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर का जुड़ाव बहुत जरूरी होता है। अगला देखिए आप, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषयक दृष्टिकोण हर विषय में जरूरी है। एक विषय यद्यपि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे विषयों के साथ भी उसका घनिष्ठ तौर पर जुड़ाव होता है। वो आपस का क्या रिलेशनशिप है, क्या डिपेंडेंसी और जुड़ाव है, हमें उसको भी जानना समझना जरूरी है। बिना उसके भी बेहतर ढंग से हम काम नहीं कर सकते। भारतीय समाज में जाति प्रथा है, इसलिए प्रशासन में आरक्षण है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, महिलाओं के साथ हमने दोयम दर्जे का व्यवहार किया है, इसलिए आज हमें सिविल सेवाओं में या और दूसरी जगहों पे महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है।
जाति प्रथा, महिलाओं की स्थिति समाजशास्त्र के अध्ययन के विषय वस्तु हैं। आरक्षण प्रशासन का अध्ययन का मुद्दा है। अब देखिए आप, जब तक आप समाज में जाति प्रथा को नहीं समझेंगे, प्रशासन में आरक्षण के औचित्य या अनौचित्य को कैसे सिद्ध कर पाएंगे। जाति प्रथा समाज शास्त्र का अध्ययन और आरक्षण लोक प्रशासन का, मतलब कहीं ना कहीं हमें लोक प्रशासन और समाज शास्त्र इनको आपस में जोड़ना होगा। थोड़ी बहुत हमें समाज शास्त्र की भी समझ चाहिए होगी लोक प्रशासन को समझने के लिए। उसी तरह से कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, इससे प्रभावित हो भी रहे हैं और इसे प्रभावित कर भी रहे हैं। हमारा आज का स्वतंत्रता के बाद का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बेसिकली हमें अंग्रेजों की देन है। 1773 में अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए और तब से लेके 1947 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट आते रहे। उनके प्रोविजन क्या थे, उन्होंने कैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब वो जो ब्रिटिश डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री का पार्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोक प्रशासन का पार्ट। अगर हमें हिस्ट्री की समझनी होगी, कभी भी हम आज का जो प्रशासन है उसका जो स्वरूप है उसको नहीं समझ पाएंगे, अगेन उसके औचित्य अनौचित्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। 1861 में अंग्रेजों ने बनाया था भारतीय पुलिस अधिनियम, आज तक हमारे देश में लागू है। अब तब वो अधिनियम क्यों बनाया था, क्या प्रोविजन थे, और आज क्यों लागू, तो अब हिस्ट्री भी तो जाननी पड़ेगी, तब तो हम प्रशासन के नेचर को आज समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब कि किसी भी विषय को पढ़ने की ये कुछ बेसिक अप्रोचेस हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। अंतर विषयक दृष्टिकोण या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी उन्हीं में से एक है। कंपैरेटिव स्टडी भी जरूरी है, तुलनात्मक अध्ययन हो। हम आरटीआई पढ़ रहे हैं, हम सिटीजन चार्टर पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट क्या है सिटीजन चार्टर का, और फिर इंडिया में किस तरीके से हमने सिटीजन चार्टर को लागू किया है, अगर वो कंपैरिजन हम नहीं कर रहे तो अगेन फिर देखिए आप, कभी भी हम इंडिया में सिटीजन चार्टर के सक्सेस या फेल्योर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों ब्रिटेन में सिटीजन चार्टर का मॉडल उतना सफल है और क्यों भारत में ये उतना सफल नहीं हो पाया, बिना कंपैरिजन के कैसे कर पाइएगा ये काम आप। कई बार लिखा होगा ये कि आप तुलना कीजिए, लेकिन अक्सर ये लिखा नहीं होगा कि आप ब्रिटेन के सिटीजन चार्टर की भारत के सिटीजन चार्टर से तुलना कीजिए। ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर होगा कि आप कितने व्यापक दायरे में किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। और मैं अगर नहीं बताऊं आपको कि हमें भारत का सिटीजन चार्टर पढ़ते समय ब्रिटेन से कंपैरिजन करना है, आपको कभी पता भी नहीं लगेगा, और मैं पढ़ा दूंगा, आप बड़े खुश रहेंगे कि अरे पूरा सिलेबस हो गया हमारा। क्योंकि अभी आपको लोक प्रशासन की जानकारी नहीं है, उस लेवल की जानकारी नहीं है, तो हम तो जितना बताएंगे आपको लगेगा सिलेबस में बस वो जो शब्द लिखे दिख रहे हैं, बस वो अगर हमने कहीं चर्चा करके करवा दिए हो गया। लेकिन अब उस शब्द के अंदर की कितनी बातें हैं, कितनी आपको जाननी चाहिए हो नहीं, वो तो हमारे हाथ में है कि हम कितना बताएं आपको और कितना नहीं बताएं आपको। ईमानदार हैं, एक्सपीरियंस है, पता है हमें कि एग्जाम का नेचर क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और ईमानदार हैं अपने काम के प्रति तो बताएंगे, और नहीं तो केवल बस फॉर्मेलिटी खाना पूर्ति करनी है, तो सब हमारे हाथ में है। वही पब्लिक एडमिशन हम 50-60 घंटे में भी खत्म कर दें और आप फिर भी खुश रहेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पूरा 100% सिलेबस और वही 150 घंटा भी पढ़ाएं हम आपको, तो ये हमारे हाथ में है। तब भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे 50-60 घंटे में, और 150 घंटा तब भी पूरा सिलेबस ही होगा। देखिए नेचुरल सी बात है कि फिर अंतर क्या हो जाएगा ये 80-100 घंटे का, तो
कि किसी टॉपिक के कितने डायमेंशन हैं, कितने डेप्थ में जाके हमें उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें तैयारी करनी है। और एक महत्वपूर्ण बात है, लिखा है फोकस ऑन करेंट अफेयर्स। तो हम कल बात कर रहे थे कि लोक प्रशासन एक डायनामिक सब्जेक्ट है, गतिशील विषय है, डे बाई डे की घटनाओं पे बेस्ड है। हमें केवल किताबों में लिखी ट्रेडिशनल बातें ही नहीं पढ़ना जानना है, बल्कि आजकल हमारे देश, दुनिया, राज्य में, अड़ोस पड़ोस में, चारों तरफ क्या हो रहा है, उसके प्रति भी हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और आजकल की घटनाओं, बातों को अपने नोट्स, अपनी समझ में इंक्लूड करना जरूरी है, तभी हम इस विषय में अच्छा कर सकते हैं। जीएस की एक सबसे बड़ी जरूरत होती है ये कि एक साल के करंट अफेयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, वो चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो, तभी आप अच्छा कर पाते हैं एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी नेचर जीएस की ही तरह है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 80% तो जीएस ही है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार, पंचायती राज, महिला कल्याण, जितने टॉपिक हम बात करें सब जीएस के भी टॉपिक हैं। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि बस जो किताबों में पुरानी बातें लिखी हैं केवल वही पढ़ने से काम नहीं चलता है, आजकल क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है। केंद्र संबंध हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जो बियर एक्ट में लिखे हैं 70 साल पुराने वही पढ़ रहे हैं, और आजकल केंद्र और बंगाल के बीच में क्या टसल है, या केंद्र और महाराष्ट्र के बीच में क्या टसल है, सीबीआई का रोल क्या है, या ईडी या गवर्नर की भूमिका, आजकल क्या हो रहा है वो नहीं जान रहे हैं, तो कैसे आप अच्छा कर पाएंगे, चाहे जीएस हो और चाहे पवेड। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जो जीएस की जरूरत है, यहां पब्लिक एड की भी जरूरत वही है। यह सोता हुआ विषय नहीं है, ना जीएस ना पवेड। डे बाई डे की घटनाओं की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है, और एक सफल प्रशासक का बहुत जरूरी गुण भी है कि उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। नई बातों, चीजों को देखने, जानने, सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी जब तक नहीं होगी, आप कभी भी एक अच्छे सफल प्रशासक साबित नहीं हो पाएंगे। जीएस का नेचर भी ऐसा है कि डायनामिक है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का भी, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी भी डिसाइड करनी होती है। तो ये बातें हमें तो है ही हमेशा दिमाग में ध्यान, हाँ, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है ये सारी बातें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते समय, इसके आंसर लिखते समय। कुछ थोड़ा डेटा है यहां आपका कॉन्फिडेंस, ताकि बिल्डअप हो कि जो डिसीजन हमने लिया है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी सिविल सेवा के एग्जाम में, सक्सेस रेट क्या रहा है। कुछ सालों का डेटा है यहां, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। 4 साल की रिपोर्ट यहां है, 2015, 16, 16, 17,
17, 18, 18, 19, 19-20 की रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले यूपीएससी ने सौंपी है, अभी मैं उसकी एनालिसिस नहीं कर पाया, आगे कभी उसकी भी चर्चा करेंगे बीच में। तो देखिए आप कितने अभ्यर्थी बैठे पब्लिक एडमिशन सब्जेक्ट से, कितने सफल हुए और सक्सेस रेट क्या रहा। तो आप देखें 10% के आसपास सक्सेस रेट है, जो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। ह्यूमैनिटीज में एक आध ही सब्जेक्ट ऐसा है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है सक्सेस रेट के मामले में। हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी वगैरह आप देखेंगे इसी सक्सेस रेट के मामले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत नीचे है। अदर सब्जेक्ट का कंपैरिजन होना चाहिए यहां, लेकिन मैंने सोचा कि हम अपनी तारीफ करें, दूसरे की बुराई क्यों करें। हमें अपनी स्ट्रेंथ पता हो, दूसरे की जो वीकनेस है तो रहे, हमें उससे क्या करना। हमें अपने सब्जेक्ट से मतलब है तो, और अपने सब्जेक्ट में सक्सेस रेट काफी अच्छा है कि 10 में से 1 आदमी पब्लिक एडमिशन से पास होता है, ये अभी का सक्सेस रेट। एक यहां हमने एनालिसिस की है, जो पीछे हम बात कर रहे थे कि जीएस में एवरेज कितने मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को, ऑप्शनल में एवरेज कितने मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। देखने में लगता है कि जीएस का महत्व ज्यादा है, लेकिन वास्तव में होता ऑप्शनल का महत्व ज्यादा है। लेटेस्ट 2019 का रिजल्ट है, मार्कशीट्स हैं 2020 के, तो इंटरव्यू अभी चल ही रहे हैं। अब जब तक रिजल्ट आएगा, मार्कशीट्स आएंगी तो लगेगा पता। 2019 के जो टॉपर प्रदीप सिंह हैं, पब्लिक एड ऑप्शनल ही था उनका, इंग्लिश मीडियम था खैर उनका। हम बस यहां ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेंड, क्या जीएस ऑप्शनल की स्थिति है सफलता में। पबेड में नंबर मिले उनको 293, फर्स्ट पेपर में 148, सेकेंड पेपर में 145, टोटल 293 नंबर मिले। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो देखें जीएस के नंबर देखें आप, 108 नंबर हैं जीएस फर्स्ट पेपर में, 115 नंबर हैं जीएस सेकेंड पेपर में। सब 250 है, देखिए ऑप्शनल भी 250 है, जीएस भी 250 है। नंबर देख लीजिए आप, ऑप्शनल में लगभग 150 के आसपास नंबर हैं, 250 में से मतलब अराउंड 60%, 500 में से 293, 59% के आसपास नंबर हैं। और जीएस में देख लीजिए आप, 250 में 108, 101, 115, मतलब 40% नंबर हैं। तो जो कल हम बात कर रहे थे 40% और 60%, कितना अंतर है सोच के देखें। फर्स्ट टॉपर की मार्कशीट है। इथिक्स में बस अच्छे नंबर आए हैं, 157, 157, इसीलिए आए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इथिक्स को आप तब तक सही तरीके से करो समझ ही नहीं सकते हैं जब तक कि पब्लिक एडमिशन आपने नहीं पढ़ा हो। एक तो इसलिए कि इथिक्स में आधे से ज्यादा पबेट के ही टॉपिक हैं, और दूसरा इसलिए भी कि अल्टीमेटली वो एथिक्स जो पढ़ रहे हैं आप लागू तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ही करना है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से आप एथिक्स नहीं पढ़े तब तक कभी भी आप इस विषय में अच्छा नहीं कर सकते। इंटरव्यू में 158 नंबर मिले, टोटल 1072, फाइनल सिलेक्शन हुआ।
ये कुछ हमने यहाँ की मार्कशीट लगाई हैं प्रभा संस्थान, कि कितने नंबर लोगों को इस बीच में आए हैं पवेड हिंदी मीडियम। कुछ मार्कशीट या जिसकी मार्कशीट नहीं मिल पाई लेकिन नंबर पता लगे, 271 नंबर सुनील कुमार पटेल, इनको 271 नंबर आए पवेड हिंदी मीडियम 2018 के। ये इरा प्रजेश 267 नंबर आए पवेड हिंदी मीडियम, 138 129 267 नंबर आए इनको। ओम प्रकाश पासवान 263 नंबर आए इनको, 132 131। हेमेंद्र 262 नंबर आए इनको। और ये आप देखें नंबर 262 271 267, तो लगभग 54% के आसपास नंबर हैं। 53%, 54% नंबर हैं। ज्यादातर लोगों ने इसमें से इंटरव्यू दिया। मेन चीज यहां आप देखिए, जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं आपको, जो मैं पीछे चर्चा भी कर रहा था आपसे, कि पवेट के नंबर देखिए, इनके एसए के नंबर, एक ट्रेंड देखिए आप यहां। पब्लिक एड के नंबर देखें, एसए के नंबर देखें, जीएस के 4 पेपर हैं उन चारों के नंबर देखें आप। देखिए आप पब्लिक एड के नंबर 262 263 267 271 पब्लिक एड के नंबर हैं ये। अराउंड 53 54% नंबर हैं। एसए में देखिए सबको अच्छे नंबर हैं, 140 134 128। वही 55% के आसपास नंबर, 250 नंबर का एसए है। फर्स्ट पेपर के नंबर देखिए 76 73 74, मतलब 25% मार्क्स हैं, 250 के हैं सारे। देखिए आप 25% के आसपास नंबर हैं। कहाँ 55% और कहाँ 25%। कितना बड़ा गैप है। जीएस सेकेंड देखिए आप 91 84 90। फर्स्ट की तुलना में सेकेंड पेपर में नंबर अच्छे हैं। और क्यों है ऐसा? क्योंकि फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जबकि सेकेंड पेपर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पवेट के स्टूडेंट हैं। स्वाभाविक सी बात है कि सेकेंड पेपर में नंबर कंपैरेटिवली अच्छे। कहाँ 76 नंबर, कहाँ 91 नंबर, तो 15 नंबर ज्यादा है। कहाँ 74 नंबर, कहाँ 90 नंबर, 16 नंबर ज्यादा है। और 16 नंबर मायने रखते हैं यूपीएससी में।
क्यों ये 15-16 नंबर ज्यादा है? क्योंकि आपका ऑप्शनल पवेड है और सेकेंड पेपर में वही चीजें हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस। स्वाभाविक सी बात है आप ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं उसमें। मतलब जो पब्लिक एडमिशन का इंपॉर्टेंस है, वो यहां और सामने क्लियर है, देख सकते हैं। थर्ड पेपर में देखिए फिर नंबर कम हो गए हैं, 75, 75, 81। और कंपैरेटिवली देखिए आप तो 4 में फिर नंबर बढ़े हैं, 82, 83, 89, 7-8 नंबर ही सही, लेकिन फिर ज्यादा हैं, कारण कि फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। थर्ड पेपर इकोनॉमी साइंस हो गया, फोर्थ पेपर फिर इथिक्स हो गया। तो ऐसे जीएस सेकेंड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर में नंबर कंपैरेटिवली अच्छे हैं बजाय जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस थर्ड पेपर के। और सीधा सा कारण है कि ऑप्शनल पवेड है। लगभग हर साल आपको एक ना एक ऐसे जरूर ऐसा मिलता है जो पब्लिक एड से जुड़ा हो। जीएस सेकेंड पेपर में मैक्सिमम पवेड की चीजें हैं, जीएस फोर्थ पेपर में वही है। तो पब्लिक एडमिशन पढ़ते हैं आप, केवल पवेड ही नहीं पढ़ते हैं आप, जीएस का भी बहुत बड़ा सेक्शन तैयार करते हैं आप। पवेड में भी 53, 54% नंबर, 55% नंबर खूब आराम से मिल रहे हैं। और उसकी वजह से जीएस और एसए में भी कम से कम 50-60 नंबर आपके बढ़ जा रहे हैं। मतलब बुरी से बुरी हालत में भी पवेड आपको 320 प्लस मार्क्स दिलाता है। 270 यहां पवेड के और 50 नंबर जो उसने आपके एसए में, जीएस सेकेंड और जीएस फोर्थ पेपर में बढ़ा दिए। तीनों में 15-15 नंबर भी बढ़ा दिए तो 50 नंबर वो बढ़ गए। तो 270 और प्लस 50 तो 320 मार्क्स तो वैसे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए। यूपी में और बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है। यूपी का तो सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है। बिहार में पॉलिटी वहां भी पढ़ना है आपको, ठीक है, एथिक्स वगैरह नहीं है, लेकिन पॉलिटी वहां भी आप पढ़ते हैं और उसका काफी बड़ा सेक्शन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि नंबर कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ये कुछ लोगों के नंबर ओवरऑल अब तक के लिखे हैं मैंने। पिछले 19-20 साल जब से मैं पढ़ा रहा हूं, ओवरऑल कुछ लोगों के नंबर हैं। पब्लिक एट हिंदी मीडियम के हाईएस्ट मार्क्स देखें आज तक जो किसी को मिले, 390, 390 नंबर गिरिवर दयाल सिंह। बिहार कैडर के आईएएस 51 रैंक। अब तक के रिकॉर्ड नंबर हैं पब्लिक एट हिंदी मीडियम के 390। इंग्लिश मीडियम में भी कभी इतने नंबर नहीं मिले लोगों को। बाकी ऐसे और बहुत सारे लोगों के नंबर यहां हैं। रिसेंट मैंने बताई आपको 2018 की जो कुछ मार्कशीट हमारे पास आई, तो इस बार फिर उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 की मार्कशीट आए तो हम कुछ और अच्छे नंबर आपको बता पाएं। 19 में इसलिए ऐसा ब्रेक थोड़ा देखने को मिला कि जिन लोगों ने 2018 में एग्जाम दिया, 2019 ब्रेक कर लिया कि भैया और थोड़ा सा तैयारी कर लें, अभी कुछ कमी लग रही है। स्पेशली जीएस फर्स्ट और थर्ड पेपर में आप देखें 19 में वो शामिल नहीं हुए। 20 का अब आए रिजल्ट तो पता लगे कि अब क्या स्थिति है। अभी एक आध आदमी ऐसा कि जो प्री में पास नहीं कर पाया, इंटरव्यू दिया और प्री में रह गया, ऐसे लोग भी हुए।
तो बहुत सारी चीजें हैं, सबको देखना पड़ता है। तो 390, 370 मिहिर राय का, विकास कुमार 353, बहुत सारे ऐसे नंबर की जो कुछ रैंक यहां टॉप रैंक जो यहां हम लोगों के संस्थान से अब तक रही है हिंदी मीडियम, शिखा राजपूत 38 रैंक, गिरिवर दयाल सिंह 51 रैंक, रानू साहू 88 रैंक, नवनीत भसीन 110 रैंक। तो बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे। पढ़ाई के सोर्स क्या होंगे? जैसा मैंने बताया कि हम आपको यहां से नोट्स देंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरे 100% सिलेबस का नोट्स, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी नोट्स की। जो लोग यहां डायरेक्टली प्रभा से जुड़े हुए हैं, मैं ये बात क्लियर कर दूं क्योंकि कई बार बाद में दिक्कत होती है कि डायरेक्टली जो लोग प्रभा से जुड़े हैं उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में हम नोट्स देंगे, वो चाहे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जो मोबीशाला ऐप के थ्रू जुड़े हैं उनको वो उसी में ऐप में ही पढ़ना होगा, वहां पीडीएफ का ऑप्शन वहां नहीं होगा। तो 100% सिलेबस का हम नोट्स देंगे। और अब नोट्स भी हमने अलग अलग कर दिया है, यूपीएससी का अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग। तो जो जहां का तैयारी कर रहा है, जिसने जहां के लिए एडमिशन लिया है वहां का उसे नोट्स मिलेगा, उसी की क्लास मिलेगी। आपने केवल बीपीएससी में ज्वाइन किया है तो केवल उसी की हम क्लास आपको देंगे, उसी का नोट्स देंगे। यूपीपीसीएस तो वो और यूपीएससी तो वो। तो सब कुछ नोट्स में होगा। टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है नोट्स। और सबसे बड़ी बात कि उस नोट्स के साथ साथ हर महीने हम आपको 3 मैगजीन भी देंगे कि ताकि आप अपने से भी नोट्स और अपनी समझ को अपडेट करते रहें। तो कई बार कोई डेटा मान लीजिए हमारे दिमाग से निकल गया, हम नहीं करवा पाए बेसिक नोट्स में अपडेट, तो कोई बात नहीं, आपको हर महीने 3 मैगजीन हम दे रहे हैं। अपने से भी आप, सबसे बड़ी बात कि हम वो अप्रोच आप में डेवलप कर रहे हैं कि आप अपने से भी वो काम कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल दिया पीछे कि अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं और अगर आज हमें बंगाल और केंद्र सरकार के बीच वर्तमान में क्या चल रहा है या महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में वो नहीं है पता, तो अब हम आपको वो अप्रोच देंगे। तो भाई आप भी अखबार पढ़िए, तो ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं। और अखबार तो पढ़ना ही है भाई, आईएएस बनना है, स्टेट में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना है, तो कम से कम 2 अखबार 2 घंटा तो पढ़ना ही है आपको पर डे। कुछ करें नहीं करें, लेकिन न्यूज़पेपर तो बहुत ध्यान से 2 घंटा पढ़ना ही चाहिए आपको। वो तो एक आपके कहें कि तैयारी का, लाइफ स्टाइल का पार्ट, हिस्सा होना चाहिए वो। हम आपको 3 मैगजीन दे रहे हैं, एक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, उसमें डेली जो करेंट डेवलपमेंट है, हम लोगों से जुड़े हुए तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग मतलब कि पब्लिक एक्ट है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, एथिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल जस्टिस है, इनसे जुड़े हुए जो करेंट डेवलपमेंट है तो उनको हम कंपाइल कलेक्ट करके मंथली मैगजीन आपको देकर, एक दैनिक जागरण, एक दैनिक भास्कर।
उसके अलावा मार्केट में जो कई अच्छी मैगजीन्स हैं ऑनलाइन या हार्ड कॉपी, उनमें भी जो इन सारे सेक्शन से जुड़े हुए करेंट टॉपिक हैं वो भी कंपाइल करके दे रहे हैं। तो विजन की मैगजीन है, दर्पण है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, इन सब को भी कंपाइल करके आपको एक जगह दे रहे हैं। तो 3 मैगजीन हम मंथली आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं। तो बेसिक नोट्स भी है आपके पास, जिसमें थ्योरी है, ट्रेडिशनल चीजें हैं, और प्लस ये 3 हर महीने की मैगजीन्स भी हैं जिनमें करेंट डेटा है। तो नोट्स भी अपडेट हो, 1% मान भी लें कि अगर नोट्स कहीं कुछ कमी रह भी गई है तो फिर ये साथ में हम आपको वो पूरा सपोर्टिव हर महीने ये 3 मैगजीन दे रहे हैं 200 पेज। तो आप अपने से भी उसको अपडेट करें, और सबसे बड़ी बात वो अप्रोच भी आप में डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने से भी आप काम करें। क्योंकि हमारे ऊपर तो कब तक निर्भर होंगे, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, एक बार कोर्स कंप्लीट, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो उसके बाद तो फिर करना आप ही को, युद्ध भूमि में हमने कहा लड़ना तो आप ही के, हम तो आपको तैयार कर देंगे, अस्त्र शस्त्र साजो सामान कैसे चलाना है वो सिखा देंगे, लेकिन अब करना तो फिर आप ही को पड़ेगा वो सब। और सबसे बड़ी बात वही है कि हमारी तो पहले दिन से स्ट्रेटजी रणनीति यही रही है कि हम आपको उतना एम्पावर कर दें कि एक समय के बाद आपको फिर हमारी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, आप फिर खुद उतने सक्षम हो कि अब अपने से आप कर पाए, अपना अच्छा बुरा समझ पाए। 6 महीने बाद आपको हमारे सहयोग की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप इस लायक हो कि आप हमें भी कुछ सहयोग कर पाए अगर हमें जरूरत है। और हैं कई अच्छे स्टूडेंट हैं ऐसे पुराने, कई बार कोई मैगजीन में आर्टिकल लिखना है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है, हमें समय नहीं है, तो हम उन्हीं स्टूडेंट को कई बार बोल देते हैं कि जरा भेजिए, कोई टॉपिक का नोट्स ही तैयार करना है। आईआर अभी मैंने पढ़ाया, बताया आपको कि फर्स्ट टाइम मैंने आईआर की भी क्लास ली। तो अब अगर मान लीजिए एक नया सेक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं या और करंट के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कई अच्छे पुराने स्टूडेंट हैं, कई बार उन्हीं को बोल देते हैं कि जरा इन टॉपिक पे नोट्स बना के भेजिए आप, क्योंकि हमें भरोसा है उनकी क्षमताओं पे कि हाँ वो अच्छा करेंगे, कर सकते हैं, उनका भी काम होगा, हमें भी उससे हेल्प हो जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो फिर आपको हमारे सहयोग की कम और ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें आपका सहयोग लेना पड़े, तो हाँ हमें भरोसा हो आपके ऊपर और आपको भी कि हाँ अच्छा ये टॉपिक है सर, हम बना के देते हैं अच्छा सा नोट्स आपको। तो हम तो सब करके दे ही रहे हैं आपको। फिर भी शुरू में मैंने कहा कि सिविल सर्विस एग्जाम है, आज भी देश की, राज्य की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनती होती है, एक सम्मानित परीक्षा मानी जाती है। तो भाई अपेक्षा की जाती है कि आप भी जितना ज्यादा पढ़ें उतना अच्छा है। तो वो जितना ज्यादा पढ़ें उसके लिए कुछ सोर्स यहां लिखे हैं मैंने, नोट्स के साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किताबें तो बेसिक बुक्स 2 लिखी हैं, फर्स्ट और सेकेंड पेपर के लिए, एक फर्स्ट पेपर एक सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, प्रशासनिक सिद्धांत, तो वही किताब का नाम है, लोक प्रशासन, और ब्रैकेट में होगा प्रशासनिक सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। डॉक्टर BL फड़िया की किताब आती है, आप ले सकते हैं। मोहित भट्टाचार्य, किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में। मोहित भट्टाचार्य की किताब की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगी, क्योंकि वो हिंदी में लिखी गई नहीं है, मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन मिलता है, थोड़ा टफ है। BL फड़िया की किताब बेसिकली हिंदी में ही लिखी गई है, कंपैरेटिवली लैंग्वेज आसान है, आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन है, उसमें भी डॉक्टर BL फड़िया की किताब। तो ये 2 बेसिक बुक्स हैं जिनसे लगभग आपको जो सिलेबस है वो वहां टॉपिक मिल जाएंगे। चाहे नोट्स के साथ आप ये रख सकते हैं। उसके अलावा थिंकर बहुत सारे हमें पढ़ने होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, प्रशासनिक चिंतक के लिए किताब है, डॉक्टर
सोरेन कटारिया, वो किताब रख सकते हैं। सेकेंड पेपर में लगभग चीजें पॉलिटी की पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़नी है, तो आप एक इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, लक्ष्मीकांत वाली किताब आप मदद ले सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एमपीए का नोट्स आता है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो नोट्स भी काफी अच्छा है, आप चाहें उस नोट्स को भी मदद ले सकते हैं। दिल्ली में आईटीओ पे एक संस्था है आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर 6 महीने में वो अपना एक जर्नल पब्लिश करता है लोक प्रशासन पत्रिका के नाम से। उसमें कुछ जो नए रिसर्च होते हैं उन पे आर्टिकल होते हैं, वो आप ले सकते हैं। इंग्लिश में हर 3 महीने में वो जर्नल पब्लिश होता है, हिंदी में हर 6 महीने में पब्लिश होता है, आप वो ले सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें, आपके घर पे आने लगेगा। दिल्ली में रहते हैं आप, सीधा आईआईपीए जा सकते हैं, आईटीओ, वहां हैंड टू हैंड भी आप परचेज करके ला सकते हैं। उसके अलावा इंडिया ईयरबुक, भारत ईयरबुक है, उसमें कई टॉपिक, ग्रामीण विकास हमें पढ़ना है, हमें कल्याण प्रशासन पढ़ना है, हमें प्लानिंग पढ़ना है, हमें कई ऐसे टॉपिक, तो भारत ईयरबुक की भी आप मदद ले सकते हैं। जो सेकेंड पेपर के स्पेशली कई टॉपिक ऐसे हैं जो इंडिया ईयरबुक में हमें मिल जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, सिक्योरिटी, ये सब मुद्दे उसमें भी डिस्कस होते हैं, और चूंकि सरकारी ग्रंथ है ऑथेंटिक होता है। उसके अलावा मंथली मैगजीन योजना कुरुक्षेत्र, तो अब पबैट के लिए तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको दे ही रहा हूं, जो पबैट से जुड़े टॉपिक इनमें होते हैं तो हर महीने। लेकिन जीएस और निबंध के लिए अपेक्षा की जाती है कि ये सब आपको पढ़ना चाहिए, योजना कुरुक्षेत्र। न्यूज़पेपर कम से कम 2 पढ़ें, इंग्लिश है तो हिंदू पढ़ें, हिंदी है तो जागरण, तो ये हम भी करके दे रहे हैं आपको पबैट की अप्रोच से। लेकिन आप चूंकि ओवरऑल भी आपको तो जीएस के बाकी सेक्शन पढ़ने हैं, तो ये आप अपने से भी करते रहें। और अगेन बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेट की भूमिका कितनी बड़ी है तैयारी में। गूगल और विकीपीडिया और जो भी टॉपिक, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, तो कोई बुराई नहीं है कि एक बार आप उनको गूगल कर लें, उनको विकीपीडिया पे जाके सर्च कर लें, और वहां से भी कुछ जानकारियां आपको मिल रही हैं। तो आप यूट्यूब वगैरह पे ढेरों वीडियो है, तो आप वहां से भी चीजें कलेक्ट कर लें। तो ये कुछ पढ़ाई के सोर्स हो सकते हैं, लेकिन बेस नोट्स होगा, बेस कोई किताब नहीं होगी, सब कुछ नोट्स में होगा। ये नोट्स के सहयोगी के तौर पे आप इनका यूज करेंगे। तरीका होगा कि पहले नोट्स पढ़ें, क्लास करें, लेक्चर टॉपिक समझें, तब दोबारा नोट्स पढ़ें, और फिर समय है तो वही टॉपिक फिर आप किताब में देख लें। आपको पता है कि कल मुझे क्या पढ़ाना या अगले दिन क्या पढ़ाना, अभी तो बेसिक क्लास चल रही, लेकिन जब हम सिलेबस पे आएंगे टॉपिक, तो आपको पता है कि भाई आज हमें अर्थ पढ़ाना है, कल क्षेत्र पढ़ाना है, या परसों क्या, तो आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ लीजिए एक बार नोट्स में, तब क्लास कीजिए, ताकि आपको ज्यादा बेहतर ढंग से क्लास समझ में आए। दोबारा नोट्स पढ़िए, सारा क्लैरिटी हो जाएगी, और फिर उसी टॉपिक को फिर आप उस जो किताब आपके पास है उसमें देख लीजिए। कोई चीज आपको किताब में ऐसी लग रही है कि अरे ये नोट्स में नहीं है, ये सर ने नहीं बताई, वैसे ऐसा होगा नहीं कुछ, फिर भी भैया सब आपकी अपनी अपनी समझ है, अपना अपना दिमाग और विवेक है, तो लग रहा है कुछ आपको कि भाई अब एक एक लाइन तो नहीं किताब की हम पढ़ के बताएंगे। तो अगर आपको लग रहा कि नहीं ये भी 2 लाइनें अच्छी लग रही, इनको नोट्स में ऐड कर लिया जाए, या ये भी जान लेना चाहिए, वो आप उस किताब में अंडरलाइन कर लीजिए, या एक खाली रजिस्टर बना के उसमें लिख लीजिए वो 2 लाइनें। बेस नोट्स होगा, बार बार नोट्स पढ़ेंगे आप, किताब बस उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगी,
किताब में ऐसी बातें जो आपको नोट्स के अलावा लग रही हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे या एक अलग रजिस्टर में लिख लेंगे। बार बार किताब पढ़ने की ताकि जरूरत नहीं रहेगी, नोट्स बार बार पढ़ेंगे। तो ये कुछ सोर्सेस आपकी पढ़ाई के लिए हो सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक मुद्दे थे आज हमारे लिए स्ट्रेटजी एंड सोर्सेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन दोनों की हमने बात की। संस्थान के क्या रिजल्ट, सफलता, सक्सेस रेट, कुछ ये सारे मुद्दे हमने आपसे चर्चा की। आज यहीं रोक रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे कल। कुछ और मुद्दे हैं जिन पे बात करेंगे। कोई कुछ अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।